हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपन बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी के बारे में। जो अपनी एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट चलती है एंटो टू टू टू, यानी कि बायो फर्टिलाइजर है, जो बायो पेस्टिसाइड की सब्जेक्ट है, उसके अंदर अपने 10 टॉपिक हो चुके हैं। आज अपन बात करने वाले टॉपिक 11 से 14 तक टॉपिक की बात करेंगे। 11, 12, 13 और 14 चार टॉपिक है के बारे में अपने वो बात करेंगे। और ये टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम की दृष्टि से। एक बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर आता है। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। आज का अपना जो टॉपिक है वो है 11वां टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर। जो बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर है उनकी अपन को संरचना की बात करनी है, स्ट्रक्चर की बात करेंगे अपन। उसके अलावा मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो उसके अपन विशेषताओं की बात करेंगे, जो इनकी विशिष्ट विशेषताएं हैं उनकी है वो अपन बात करेंगे। यानी कि जो बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर है, जीवाणु जैव उर्वरक है, जीवाणु जैव उर्वरक की अपन संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो जीवाणु जैव उर्वरक है ये किस प्रकार के जीवाणु है। ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, चल जीवाणु है या अचल जीवाणु है, इनकी आकृति किस प्रकार की है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन इनके आवास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? इनके आवास की बात करेंगे, इनके हैबिटेट की बात करेंगे कि ये किस आवास में वो रहना पसंद करते हैं और इनके क्या क्या कार्य है उनके बारे में अपन वो बात करेंगे। और ये जो मृदा की उर्वरता है, जो सॉइल फर्टिलिटी है उसकी उसमें किस प्रकार से वृद्धि करते हैं उनके बारे में वो अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर की, तो इसमें आता है एजोस्पिरिलियम। बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर में अपन एजोस्पिरिलियम के बारे में पढ़ेंगे कि एजोस्पिरिलियम क्या है। उसके अलावा अपन एजोटोबैक्टर की बात करेंगे, बेसिलस की बात करेंगे, स्यूडोमोनास की बात करेंगे, राइजोबियम और फ्रेंकिया के बारे में वो अपन बात करने वाले हैं। तो जीवाणु जैव उर्वरक है, इसके अंदर अपन एजोस्पिरिलियम, एजोटोबैक्टर, बेसिलस, स्यूडोमोनास, राइजोबियम एवं फ्रेंकिया है, इनकी अपन संरचना पढ़ेंगे कि इनकी किस प्रकार की आकृति होती है। ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं। उसके अलावा अपन देखेंगे कि ये चल होते हैं, अचल होते हैं, इनमें फलेजिला होती है, वो कहाँ पर होती है, गति में इनका कौन सा सहायक अंग होता है, इनकी क्या क्या कार्य है और इनके आवास के बारे में अपन विस्तृत से वो चर्चा करने वाले हैं चैप्टर के अंदर। तो अपन बात करते हैं शुरू। जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। जैव उर्वरक होते हैं वो कैसे होते हैं? जैव उर्वरक जो होते हैं वो जीवित माइक्रो जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? जैव उर्वरक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैव उर्वरक होते हैं ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। उसके अलावा बात करें तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, वायुमंडल के अंदर है वो लगभग है 78% नाइट्रोजन है वो पाया जाता है। तो वो नाइट्रोजन है ये पौधों के लिए अप्राप्य रूप में होती है, यानी कि पौधे इसको है डायरेक्ट है वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसको है वो पहले इसका स्थिरीकरण किया जाता है, इसको इसका वो है वो नाइट्रिफिकेशन करते हैं, जिसमें उनको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में है वो कन्वर्ट किया जाता है या अमोनियम के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का कार्य कौन करते हैं? बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर करते हैं। उसके अलावा फास्फोरस का घुलनशीकरण करते हैं। जो फास्फोरस होता है वो अघुलनशील पदार्थ होता है, अघुलनशील पोषक तत्व होता है। उस अघुलनशील पोषक तत्वों को घुलनशील पोषक तत्वों में बदलते हैं। उसके अलावा पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पदार्थों के संश्लेषण के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। उसके अलावा और अपन बात करें तो बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर है, ये जो पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पदार्थ है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पदार्थ की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो इसमें ऑक्सीजन हो गया। उसके अलावा जिब्रेलिन हो गया, जिब्रेलिन। और अपन बात करें तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। तो ऑक्सीजन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन जैसे पदार्थ होते हैं, इनका है वो स्त्राव करते हैं। इनके स्त्राव से क्या होती है? पौधे की वृद्धि होती है और पौधों की वृद्धि होने से उनकी उपज में वृद्धि होती है तथा मृदा की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है। अब अपन बात करने वाले हैं कि ये किस प्रकार से उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं मृदा की। तो इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे, फास्फोरस का घुलनशीलीकरण करेंगे, यानी फास्फोरस जो अघुलनशील है उसको घुलनशील रूप में बनाएंगे, अप्राप्य फास्फोरस को प्राप्य रूप में कन्वर्ट करेंगे। उसके अलावा ये वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन तथा जो रसायन होते हैं पादप वृद्धि को प्रमोशन करने वाले, उनका है ये स्त्राव करते हैं। अब अपन बात करते हैं एजोस्पाइरिलम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट? एजोस्पाइरिलम जो अपना बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर है उसकी अगर अपन बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। कैसे जीवाणु है?
ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। थॉम्स ग्राम जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु है कौन से है, एजोस्पेरिलियम में जीवाणु वो है, वो कोशिका भित्ति के आधार पर है, वो कोशिका झिल्ली होती है उनके आधार पर दो भागों में बांटा गया है, कोशिका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो अपना जो एजोस्पेरिलियम है ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। ये छड़ या रॉड के आकार का तथा सर्पिल बैक्टीरिया होता है। ये किस आकार का होता है, जो छड़ या रॉड होती है उस आकार का बैक्टीरिया होता है, या फिर ये सर्पिल आकार का भी हो सकता है। सर्प जिस प्रकार से सर्पिल आकार होता है इस प्रकार से यह जीवाणु हो सकता है। इनमें ध्रुवीय फ्लैजिला के साथ ये गति करते हैं। क्या पाई जाती है इनमें, एक पोलर फ्लैजिला पाई जाती है। पोलर फ्लैजिला की वजह से क्या करते हैं, ये गति करने का कार्य करते हैं। तो इनका अपन को ध्यान रखना है। एजोस्पेरिलियम ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। कैसे जीवाणु है, ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। यह रॉड या सर्पिलाकार आकार का होता है। इनमें एक पोलर फ्लैजिला पाई जाती है। यह पोलर फ्लैजिला है जो गति में सहायक होती है। इसके अगर अपन कैरेक्टर की बात करें, मुख्य विशेषताओं की बात करें, तो इसमें पहला विशेषता है नत्रजन फिक्सेशन। कौन सी है स्टूडेंट्स, नत्रजन फिक्सेशन। नत्रजन फिक्सेशन का मतलब होता है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्वतंत्र अवस्था में या पौधों की जड़ों के साथ संबंध बनाकर स्थिर करता है। क्या करता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उनको या तो स्वतंत्र अवस्था में या फिर पौधों की जड़ों के साथ में ये संबंध बना के उसका है वो स्थिरीकरण करते हैं, उसको स्थिर करते हैं। विशेष रूप से गेहूं, मक्का और चावल में। अगर मैं बात करूं एजोस्पेरिलियम की, तो एजोस्पेरिलियम है वो गेहूं, उसके अलावा जो अपना मक्का और जो चावल होता है ट्रिटिकम एस्टिवम जियामेज के अंदर है, ये क्या करते हैं, वो विशेष रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का है वो कार्य करते हैं। उसके बाद में अगला है एसोसिएटिव सिम्बायोसिस, यानी कि सहजीवी संबंध। कौन सा, एसोसिएटिव सिम्बायोसिस की अपन बात करें, सहजीवी संबंध की बात करें, तो ये पौधों की जड़ों के साथ में सहजीवी संबंध बनाते हैं। किसके साथ में, जो पौधों की जड़ें होती है उन पौधों की जड़ों के साथ में ये सहजीवी संबंध बनाते हैं। पौधों की जड़ों के साथ में ढीला संबंध बनाते हैं। ये राइजोस्पिरियम को कोलोनाइज करते हैं। क्या करते हैं, जो एजोस्पेरिलियम जीवाणु होते हैं ये पौधों की जड़ों के साथ में सहजीवी संबंध बनाते हैं। तथा जो राइजोस्फीयर क्षेत्र होता है, राइजोस्फीयर क्षेत्र होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, राइजोस्फीयर क्षेत्र कौन सा होता है कि पौधों का जड़ क्षेत्र। कौन सा, पौधे का जो जड़ क्षेत्र होता है, पौधे का जड़ क्षेत्र, पौधे का जड़ क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है, राइजोस्फीयर क्षेत्र होता है। कौन सा, पौधे का जड़ क्षेत्र होता है उसको अपन राइजोस्फीयर क्षेत्र बोलते हैं। और राइजोस्फीयर क्षेत्र में ये कोलोनाइज करते हैं, यानी कि कॉलोनी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, कॉलोनी का निर्माण, कॉलोनी का निर्माण करते हैं। राइजोस्फीयर क्षेत्र में ये कॉलोनी का निर्माण करते हैं। उसके अलावा बात करें अपन प्लांट ग्रोथ प्रमोशन की, तो ये पौधों की वृद्धि वाले हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पदार्थों का क्या करता है, स्त्रावन करता है, यहाँ पदार्थों का निर्माण करता है जिससे पौधों की वृद्धि है वो आसानी से होती है। उसके बाद में अपन बात करें स्टूडेंट्स, तो अपना अगला है हैबिटेट या आवास की अपन बात करें। इनका क्या आवास है, तो ये मिट्टी में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, पौधे का जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में पाए जाते हैं। मिट्टी में भी पौधे का जो राइजोस्फीयर क्षेत्र होता है इस राइजोस्फीयर क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र के अंदर, जो राइजोस्फीयर क्षेत्र होता है इस राइजोस्फीयर क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर मैं एजोस्पेरिलियम की बात करूं तो एजोस्पेरिलियम उष्णकटिबंधीय तथा जो अपना उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र होता है वहां की मिट्टी के अंदर राइजोस्फीयर क्षेत्र में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। अगला अपना बात करें जीवाणु की, तो अगला जीवाणु है एजोटोबैक्टर। कौन सा जीवाणु है स्टूडेंट्स, अगला अपना जीवाणु है वो है एजोटोबैक्टर। अब बात करने वाले अपन एजोटोबैक्टर की, एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर की मैं बात करूं तो ये ग्राम नेगेटिव जीवाणु होता है। एजोटोबैक्टर होता है, ये भी कैसे जीवाणु होते हैं, एजोटोबैक्टर ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं। ये अंडाकार या गोल बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं, अंडाकार या फिर ये गोल बैक्टीरिया होते हैं। और कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं। उसके अलावा बात करूं तो ये बड़े और गति करने वाले होते हैं या बिना गति करने वाले होते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं, यहाँ तो ये गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं, गतिशील, गतिशील, या फिर ये अगतिशील होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, अगतिशील। यहाँ तो ये गतिशील होते हैं, गति करने वाले होते हैं, या फिर ये जीवाणु अगतिशील होते हैं। उसके अलावा अपन बात करें तो इसके पेरिट्राइकस फ्लैजिला के साथ में उपस्थित रहते हैं। इनमें क्या होती है, फ्लैजिला होती है वो चारों तरफ ऐसे पाई जाती है जो गति करने में सहायक होते हैं। कुछ जीवाणु गतिशील होते हैं और कुछ एजोटोबैक्टर होते हैं जो अगतिशील होते हैं। ये ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं, गोलाकार या अंडाकार शेप में होते हैं। ये अपन इसके स्ट्रक्चर की ध्यान रखना है
कि एजोटोबैक्टर की स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद में मैं बात करूं एजोटोबैक्टर की विशेषता, करेक्टर की बात करूं अगर मैं, तो पहला तो इसमें करेक्टर आएगा नत्रजन फिक्सेशन का। क्या आएगा? नत्रजन फिक्सेशन। जो एजोटोबैक्टर होते हैं ये नत्रजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए इनमें कवक तंतु और वेसिकल्स का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एक तो कवक तंतु का निर्माण करेंगे। किसका? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कवक तंतु तथा किसका निर्माण करेंगे? वेसिकल्स का निर्माण करेंगे, ग्रंथियों का निर्माण करेंगे। वेसिकल्स जो इनमें संरचनाएं पाई जाती है उनका है वो निर्माण करते हैं। ये मुख्य रूप से लेग्यूम पौधे होते हैं, जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं उनके साथ में है वो सहजीवी संबंध बनाते हैं। जैसे में केजुराइना और एलन्स मुख्य है। कौन सा है? केजुराइना। उसके अलावा मैं बात करूं तो एलन्स। जो केजुराइना और एलन्स जैसे लेग्यूमिनेसी पौधे होते हैं इनके साथ में ये सहजीवी संबंध बनाकर है वो नत्रजन फिक्सेशन का कार्य करता है। उसके अलावा मैं बात करूं वेसिकल फॉर्मेशन, ये वेसिकल फॉर्मेशन का निर्माण करता है। जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है उस नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकने के लिए किसका निर्माण करते हैं? वेसिकल का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है, नाइट्रोजनेज जो अपना एंजाइम होता है ये क्या करता है? नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है यूरिया को अमोनियम में बदलने का कार्य करता है। किसमें बदलने का? यूरिया को अमोनियम में बदलने का कार्य करता है। जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है ये जो अपना नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने का कार्य करता है। कौन करता है? नाइट्रोजनेज एंजाइम करता है। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाने के लिए विशेष संरचनाओं का निर्माण करता है, वेसिकल्स का निर्माण करता है। उसके अलावा एजोटोबैक्टर ग्रोथ प्रमोशन होता है, वृद्धि में सहायक होता है। वृद्धि को बढ़ावा देने वाले हार्मोनों को है वो सक्रेशन करता है, उसका स्त्राव करता है या फिर वो हार्मोन का निर्माण करता है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। जो सॉइल फर्टिलिटी होती है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाती है। उसके बाद में स्ट्रेस टॉलरेंस, तनाव सहनशीलता की बात करूं तो ये अम्लीय, लवणीय या पोषणहीन मिट्टी में भी जीवित रहते हैं। जो अम्लीय मृदा, लवणीय मृदा या फिर पोषण विहीन मृदा है उनके अंदर ये जीवित रहते हैं। इनके मैं आवास की बात करूं, हैबिटेट की बात करूं तो ये मिट्टी या एक्टिनोराइजल पौधों की जड़ों में पाई जाती है। मिट्टी या जो एक्टिनोराइजल पौधे होते हैं उन एक्टिनोराइजल पौधों की जड़ों के अंदर है वो एजोटोबैक्टर पाए जाते हैं। उसके बाद में अगला अपना जीवाणु है वो है फ्रेंकिया। कौन सा जीवाणु स्टूडेंट्स? अगला अपना है फ्रेंकिया। अगर मैं फ्रेंकिया की बात करूं तो फ्रेंकिया की संरचना की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो फ्रेंकिया की संरचना होती है ये ग्राम पॉजिटिव होता है। कैसे होता है? जो फ्रेंकिया होता है ये ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होता है। फ्रेंकिया कैसा होता है? फ्रेंकिया होता है, मैं फ्रेंकिया की बात करूं तो ये ग्राम पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? ग्राम पॉजिटिव। फ्रेंकिया अपना ग्राम पॉजिटिव होता है, तंतुमय एक्टिनोबैक्टीरियल होता है। कैसा होता है? जो तंतुमय एक्टिनोबैक्टीरियल होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव तंतुमय एक्टिनोबैक्टीरियल होता है। यह अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील रूप में परिवर्तित करता है। जो फ्रेंकिया होता है ये कार्य क्या करता है? फ्रेंकिया अघुलनशील फास्फोरस होता है, अघुलनशील फास्फोरस जो पौधों के लिए पर्याप्त मात्रा में रहते हुए भी ये पौधे इसको ग्रहण नहीं कर पाते, अघुलनशील होता है। इस फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में बदलता है। किस फास्फोरस में? घुलनशील फास्फोरस के अंदर है ये बदलने का कार्य करता है। उसके अलावा मैं बात करूं जैव नियंत्रक एजेंट की बात करूं, बायो कंट्रोल एजेंट की बात करूं तो साइडोरोफोर, एंटीबायोटिक्स और हाइड्रोजन साइनाइड जैसे द्वितीयक मेटाबोलिट्स का उत्पादन करता है। ये क्या करता है? साइडोरोफोर, एंटीबायोटिक्स तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे साइनाइड जैसे है वो हाइड्रोजन साइनाइड जैसे द्वितीयक मेटाबॉलिक पदार्थों का स्त्राव करता है जो रोग जनकों को दबाते हैं, यानी कि रोग जनकों का विकास होने से रोकते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ ये पादप रोग का नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं? रोग नियंत्रण में भी सहायक होता है, रोग नियंत्रण में भी सहायक होता है, क्योंकि ये द्वितीयक मेटाबॉलिक पदार्थों का स्त्राव करते हैं और ये द्वितीयक मेटाबॉलिक पदार्थ होते हैं जो पादप रोग को है वो रोकने का सहायक होते हैं। अपन फ्रेंकिया की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, और फ्रेंकिया अपन ने बात की थी ग्राम पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? फ्रेंकिया होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं और इनमें तंतुमय एक्टिनोबैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? ये तंतुमय एक्टिनोबैक्टीरिया होते हैं, अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील में परिवर्तित करते हैं। उसके अलावा अपन बात करें तो इसमें बायो कंट्रोल एजेंट की बात की थी तो इसमें साइडोरफोर, एंटीबायोटिक्स और हाइड्रोजन साइनाइड जैसे द्वितीयक मेटाबॉलिक पदार्थों का स्त्राव होता है जो रोग जनकों को क्या करते हैं? दबाने के कार्य करते हैं, अर्थात रोगों को फैलने से रोकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं प्लांट ग्रोथ प्रमोशन की बात करूं, पौधों की वृद्धि वाले जो
रसायन होते हैं उनके स्त्राव की बात करूं तो ये पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करने वाले फाइटो हार्मोन और एंजाइमों को बनाते हैं। जो फ्रेंकिया होते हैं ये क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करने वाले फाइटो हार्मोन और फ्रेंकिया का है वो निर्माण करते हैं। उसके अलावा अपन बात करें स्ट्रेस टॉलरेंस की, तनाव सहनशीलता। तनाव सहनशीलता की मैं बात करूं तो ये लवणता और सूखे जैसे अजैविक तनावों को सहन करने में पौधे की सहायता करता है। क्या करता है, पौधे की है ये लवणता, लवणता ये तो लवणता हो गया, दूसरा हो गया सूखा। क्या हो गया, सूखा। लवणता और सूखे जैसी जो अजैविक तनाव होते हैं उनको है वो कम करने में सहायता होता है, पौधे में सहायता प्रदान करता है। उसके अलावा अपन इसके हैबिटेट की बात करें, आवास की बात करें तो फ्रेंकिया होता है ये मिट्टी, पानी और पौधों की सतह पर है वो पाया जाता है। किसमें, मिट्टी, पौधा और जो पानी की सतह होती है उनके ऊपर है वो पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। अब अगला अपना पांचवा जीवाणु है वो है राइजोबियम। कौन सा है, राइजोबियम है। अपन अब बात करने वाले हैं राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो राइजोबियम की संरचना में बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं। राइजोबियम कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं। ये छड़ आकार के वाले बैक्टीरिया होते हैं। राइजोबियम भी कैसे होते हैं, राइजोबियम भी रॉड के आकार के वाले बैक्टीरिया होते हैं और ये ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं। इनमें गैर स्पोर बनने वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं, गैर स्पोर बनने वाले होते हैं, अर्थात इसमें है वो स्पोर का निर्माण नहीं होगा। जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं, राइजोबियम जीवाणुओं के अंदर स्पोर का निर्माण है वो नहीं होता है, गैर स्पोर वाले होते हैं। ये अध्रुवीय फ्लैजिला के साथ में गति करने वाले होते हैं। कैसे, जो ध्रुवीय फ्लैजिला के साथ में गति करने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, इनके जो ध्रुवीय भाग होता है वहां पर है वो फ्लैजिला पाई जाती है, पोलर फ्लैजिला के साथ में ये गति करते हैं। इनकी अगर विशेषता की बात करें, करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें स्टूडेंट्स, तो विशेषताओं में क्या होता है कि ये पहले तो प्लांट ग्रोथ प्रमोशन वाले होते हैं, यानी कि वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पदार्थों और सेलुलोज प्रोटीएज एंजाइम जैसे एंजाइम बनाते हैं। सेलुलोज एंजाइम हो गया, प्रोटीएज एंजाइम हो गया, इन एंजाइमों का निर्माण करते हैं। और उसके अलावा जो पौधों की वृद्धि वाले एंजाइम होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और जो भी रसायन होते हैं उनका है वो निर्माण करते हैं। फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन करते हैं, फॉस्फेट का अघुलनशील रूप है वो करते हैं, फॉस्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। उसके अलावा अपन बात करें तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी का मतलब होता है इनमें एंटीबायोटिक्स पदार्थ उत्पन्न करने की क्षमता होती है। एंटीबायोटिक्स पदार्थ है वो उत्पन्न करता है पौधों को रोगजनकों से बचाने के लिए। और इसके अलावा अपन बात करें तो ये नत्रजन साइक्लिंग करता है। क्या करता है, नत्रजन साइक्लिंग करता है, नाइट्रोजन चक्र करता है। नाइट्रोजन चक्रण से क्या होता है, नाइट्रोजन परिवर्तन की प्रक्रिया में भाग लेता है, अर्थात नाइट्रोजन का क्या करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है। जो अप्राप्य नाइट्रोजन होती है उनको प्राप्य रूप में बदलना है, यानी कि जो अपने नाइट्रोजन होती है उनको है, नाइट्रोजन को है वो किस में बदलने का कार्य करते हैं, ये नाइट्रोजन को जो पौधों का नाइट्राइड रूप होता है, पौधों में जो प्राप्य रूप होता है उनमें बदलती है, NO3- के रूप में बदलती है, तो इसमें बदलता है। अगला अपन बात करें इसके आवास की तो ये मिट्टी, पानी और सड़ी गली चीजों में पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु होता है ये कहाँ पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु मिट्टी के अंदर पाया जाता है, उसके अलावा पानी के अंदर पाया जाता है और जो सड़ी गली चीजें होती है उनके अंदर है ये पाया जाता है। अब अगला अपना जीवाणु है वो है स्यूडोमोनास जीवाणु। कौन सा जीवाणु है स्टूडेंट्स, स्यूडोमोनास जीवाणु है। अपन बात करें स्यूडोमोनास की तो ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं। कैसे होते हैं, स्यूडोमोनास जीवाणु होते हैं ये ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं। स्यूडोमोनास कहते हैं कैसे होते हैं, स्यूडोमोनास ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं। यह भी छड़ आया रोड के आकार वाले बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं, स्यूडोमोनास भी छड़ाकार होते हैं और ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं, ग्राम नेगेटिव। ये एकल या बहुध्रुवीय फ्लैजिला के साथ में गति करते हैं। यहाँ तो इनमें है वो एकल ध्रुवीय फ्लैजिला पाई जाती है, या फिर इसमें बहुध्रुवीय फ्लैजिला है वो पाई जाती है, उनके साथ में ये गति करते हैं। इनकी विशेषता की बात करें तो ये पहला इनकी मुख्य विशेषता है कि फास्फोरस का घुलनशीकरण करते हैं। ये फास्फोरस को स्वतंत्र रूप से वो फास्फोरस का घुलनशीकरण में योगदान देते हैं। उसके अलावा बात करें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की बात करें, सुरक्षात्मक आवरण की बात करें तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में शिस्ट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जो स्यूडोमोनास जीवाणु होते हैं ये प्रतिकूल परिस्थितियों में शिस्ट का निर्माण करते हैं। स्यूडोमोनास जीवाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में किसका निर्माण करते हैं, शिस्ट का निर्माण करते हैं और अपने आप को है वो प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाते हैं। ये वृद्धि उत्तेजन वाले हार्मोन जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन पदार्थों का क्या करता है, स्त्राव करता है। ये जो स्यूडोमोनास होते हैं ये ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन पदार्थों का है वो स्त्राव करता है।
अपन स्यूडोमोनास जीवाणु की बात कर रहे थे। स्यूडोमोनास जीवाणु होता है, ये ग्राम नेगेटिव जीवाणु होता है। कैसा होता है? स्यूडोमोनास ग्राम नेगेटिव जीवाणु होता है। उसके अलावा और अपन बात करें तो ये रॉड आकार वाले बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? रॉड आकार वाले बैक्टीरिया होते हैं। ये एकल या बहुध्रुवीय फ्लैजिला के साथ में गति करते हैं। स्यूडोमोनास होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव, छड़ आकार होते हैं, रॉड आकार के होते हैं, एकल या बहुध्रुवीय फ्लैजिला के साथ में गति करने का कार्य करते हैं। उसके अलावा बात करें तो इनकी विशेषताओं में ये फास्फोरस को है वो घुलनशीकरण करते हैं। उसके अलावा ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाते हैं, यानी सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये सिस्ट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर सिस्ट का निर्माण करते हैं स्यूडोमोनास जीवाणु, तथा स्वयं को नष्ट होने से बचाते हैं। और अपन बात करें तो ये वृद्धि उत्तेजक जो हार्मोन होते हैं उनका स्त्राव करते हैं, फास्फेट स्टेबिलाईजेशन करते हैं, फास्फेट का घुलनशीकरण करते हैं। उसके बाद में इनके आवास की अगर अपन बात करें तो जो स्यूडोमोनास जीवाणु होता है, स्यूडोमोनास जीवाणु आवास होता है वो तटस्थ स्थल होता है, वहाँ के लिए या फिर जो सारी मृदा होती है उन सारी मृदा के अंदर ये पाए जाते हैं। कौन सी मृदा में? तटस्थ मृदा और सारी मृदा में ये पाए जाते हैं। अगला अपना जीवाणु है, अगला जो अपना बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर है वो है बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर बेसिलस। कौन सा है? बेसिलस। बेसिलस की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। बेसिलस कैसे होते हैं? रॉड के आकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होते हैं। कैसे होते हैं? ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए एंडोस्पोर का निर्माण करते हैं। जो बेसिलस है, बेसिलस जीवाणु होते हैं। बेसिलस जीवाणु क्या करते हैं? बेसिलस जीवाणु अपन को ध्यान रखना है, बेसिलस जीवाणु होते हैं ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जो स्वयं को जीवित रखने के लिए एंडोस्पोर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एंडोस्पोर। ये अपन को ध्यान रखना है। बेसिलस जीवाणु एंडोस्पोर का निर्माण करते हैं, जबकि जो स्यूडोमोनास जीवाणु होता है वो स्यूडोमोनास जीवाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में बनाए रखने के लिए सिस्ट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं स्टूडेंट्स? सिस्ट का निर्माण करते हैं। उसके अलावा अपन अगर बेसिलस की विशेषताओं की बात करें स्टूडेंट्स तो बेसिलस के जो करेक्टर है वो अगर अपन बात करें तो बेसिलस के करेक्टर मुख्य रूप से ये रहेंगे, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। उसके अलावा और अपन बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं लेग्यूम पौधों की जड़ों के साथ में सहजीवी संबंध बनाकर। ये जो नोड फैक्टर और फ्लेवोनॉइड होते हैं उनके साथ में ये सिम्बायोसिस बनाते हैं, नाइट्रोजन एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है उस नाइट्रोजनेज एंजाइम की सक्रियता में ये भाग लेते हैं। जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है ये नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने का कार्य करते हैं। किसमें? NH2 को NH3 में बदलने का कार्य करता है। तो अपने है वो 11वां टॉपिक है वो अपन ने वो हो गया है, जिसमें अपन ने अलग अलग प्रकार के जीवाणु पढ़ लिए। अब अपन बात करने वाले हैं 12th टॉपिक के बारे में। जो 12वां टॉपिक है अपना उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। 12वां अपना टॉपिक है वो है साइनोबैक्टीरियल जैव उर्वरकों की संरचना और विशिष्ट विशेषताएं। जो साइनोबैक्टीरियल जैव उर्वरक है उन साइनोबैक्टीरियल जैव उर्वरकों की अपन बात करेंगे। जो नील हरित शैवाल होते हैं जिसको अपन BGA बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नील हरित शैवाल होती है। इस ब्लू ग्रीन एल्गी में जो बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर होते हैं उन बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर की अपन बात करेंगे, जिसको अपन BGA को क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। जो नील हरित शैवाल होती है इसको अपन साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, इसलिए अपन इसको साइनोबैक्टीरियल बोलते हैं। और जो साइनोबैक्टीरियल होते हैं उनके मुख्य रूप से जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं साइनोबैक्टीरियल, उनकी अपन संरचना पढ़ेंगे और उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। इसमें एनाबिना, नोस्टॉक और हेपालोसाइफॉन होते हैं। कौन कौन से जो साइनोबैक्टीरियल है बायो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करते हैं? साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर की मैं बात करूं तो साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर में अपने जो आते हैं मुख्य रूप से वो आती है एनाबिना। कौन सी आती है? एक तो एनाबिना आती है, एनाबिना आती है। उसके अलावा जो नोस्टॉक होती है वो आती है, नोस्टॉक, और एक वो आती है हेपालोसाइफॉन। कौन सी आती है? हेपालोसाइफॉन, हेपालोसाइफॉन। ये है मुख्य रूप से ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जिसको अपन है वो बायो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य लेते हैं। एनाबिना, नोस्टॉक और हेपालोसाइफॉन, इनकी अपन है वो विशेषता की बात करेंगे। तो पहले अपने बात करते हैं वो करते हैं एनाबिना के बारे में। किसकी बात करेंगे? पहले अपन बात करेंगे एनाबिना के बारे में। अपन एनाबिना की विशेषता पढ़ते हैं, एनाबिना की संरचना देखेंगे, विशेषता और इसके कारण कौन से कार्य है मुख्य रूप से ये करती है उनके बारे में वो अपन बात करेंगे। अगर मैं बात करूं इसकी संरचना की तो ये फिलामेंटस संरचना होती है। कैसे होती है? फिलामेंटस संरचना होती है, यानी कि तंतु रूपी संरचना होती है। एनाबिना शाखाओं वाली कोशिकाओं की श्रृंखला
ट्राइकोगोमा बनाता है। जो क्या होती है, बिना शाखाओं वाली कोशिकाओं की है वो ट्राइकोगोमा बनाती है, जो म्यूसिलेज आवरण से बंद रहती है। कौन से आवरण से? जो चिपचिपा आवरण होता है म्यूसिलेनेजेस, उससे वो बनी हुई रहती है, घेरी रहती है। एनाबीना होती है वो बिना शाखाओं वाली कोशिकाओं की ट्राइकोगोमा बनाता है। तो ये होती है अपने एनाबीना की संरचना। और अपन इसमें और देखें, इसमें हेटेरोसिस्ट संरचनाएं पाई जाती है। कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? एनाबीना में हेटेरोसिस्ट संरचनाएं पाई जाती है। हेटेरोसिस्ट, एनाबीना के अंदर हेटेरोसिस्ट संरचनाएं पाई जाती है। इस हेटेरोसिस्ट संरचनाओं के कारण है क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। मोटी भित्ति वाली विशेष कोशिकाएं होती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होती है और ट्राइकोम के बीच बीच में पाई जाती है। जो ट्राइकोम संरचना होती है उनके बीच बीच में पाई जाती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। क्वेश्चन आ सकता है कि एनाबीना के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के कार्य करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? तो एनाबीना के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कार्य करने वाली कोशिकाएं हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं होती है? जो हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है एनाबीना के अंदर। उसके बाद में अपन बात करें एकाइनेट्स की बात करें तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले स्थायी बीजाणु है। क्या होते हैं? जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले स्थायी बीजाणु है जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर जीवित करते हैं। एकाइनेट्स क्या होता है? अगर अपन बात करें एकाइनेट्स, तो एकाइनेट्स होता है वो एनाबीना के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर उत्पन्न होने वाले जीवा बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं? ये बीजाणु होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर है वो एनाबीना में उत्पन्न होते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये अंकुरित होकर है वो नए एनाबीना के निर्माण में सहायक होते हैं। उसके अलावा अपन इसके सेल स्ट्रक्चर की बात करें, कोशिका संरचना की बात करें स्टूडेंट्स अगर, तो प्रत्येक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के लिए थाइलेकोइड केंद्रीय न्यूक्लियोइड क्षेत्र होते हैं और तैरने में मदद के लिए गैस वेसिकल्स होते हैं। जो इनकी कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए थाइलेकोइड संरचनाएं होती है और केंद्रीय न्यूक्लियोइड होता है। उसके अलावा जो तैरने में सहायक होती है वो होती है गैस वेसिकल्स। इसमें है वो गैस वेसिकल्स पाई जाती है, रिक्तिकाएं पाई जाती है, गैस रिक्तिकाएं होती है जो एनाबीना को तैरने में सहायक होती है। अब अपन इसके विशेषताओं की बात करें तो इसमें पहली विशेषता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कार्य करती है। एनाबीना हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजनेज एंजाइम का मुख्य उपयोग करता है। अपने ऊपर बात की थी जो एनाबीना होती है वो हिस्टेरोसिस्ट कोशिकाएं होती है, उन हिस्टेरोसिस्ट कोशिकाओं के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। तो हेटेरोसिस्ट कोशिकाओं में नाइट्रोजनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है जो ऑक्सीजन रहित वातावरण को कम करता है, वातावरण में काम करता है। अगला है सिम्बायोसिस, सहजीवी संबंध की बात करें तो एजोला या एनाबीना होती है एक जलीय फरण है। क्या है? एजोला एक जलीय फरण है जो पौधों के साथ में सहजीवी संबंध बनाती है। मुख्य रूप से ये धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। धान के खेत होते हैं, धान के खेतों में एजोला है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। उसके अलावा अपन फोटोसिंथेसिस की बात करें, प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो ऑक्सीजनेज प्रकाश संश्लेषण करता है। जो ऑक्सीजनेज एंजाइम होता है यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। ऑक्सीजनेज एंजाइम होता है ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। उसके अलावा इसमें हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ऑक्सीजन रहित वातावरण तैयार करती है जिसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और अपन बात करें तो ये एक जलीय फरण होती है और मुख्य रूप से ये धान के खेत होते हैं जो अपने पेड़ी होती है उन धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। अगला अपन असहनशीलता की बात करें, अगर अपन रेसिनेंस की बात करें तो ये पर्यावरणीय तनाव होते हैं, जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं, पर्यावरणीय तनाव होते हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को है ये सहन करने में सक्षम होती है। इसे धान के खेती में व्यापक रूप से उपयोगी बनाता है। तो ये हो गया अपना। और अब एजोला के बारे में अपन ने पढ़ लिया। एजोला या एनाबीना के बारे में अपन ने बात की कि इसकी संरचना कैसे होती है, इसके कौन कौन से कार्य होती है, इसके मुख्य विशेषताएं कौन सी होती है। अब जो अगला अपना साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर है वो है नो स्टॉक। कौन सा है? नो स्टॉक। नो स्टॉक की मैं बात करूं तो ये कॉलोनी और फिलामेंट संरचनाएं बनाता है। ये कॉलोनी के रूप में रहता है। नो स्टॉक कैसे रहता है? कॉलोनी के रूप में रहता है और ये फिलामेंट संरचनाएं बनाता है, यानी कि तंतु रूपी संरचनाएं बनाता है। कैसी बनाता है? तंतु रूपी संरचनाएं बनाता है। तंतु रूपी संरचनाओं के अंदर रहता है और कॉलोनी फिलामेंट्स बनाते हैं। नो स्टॉक
जिलेटिन्स उपनिवेश बनाता है। क्या बनाता है? जिलेटिन्स उपनिवेश। ये जहाँ रहता है कॉलोनी को जिलेटिन्स कहते हैं, जिसमें ट्राइकोम एक चिपचिपे आवरण से घिरे रहते हैं। जो ट्राइकोम होते हैं ये म्यूसिलेज आवरण के द्वारा या चिपचिपे आवरण के द्वारा ये घिरे हुए रहते हैं। हेटेरोसिस्ट की बात करें तो एनाबीना की तरह नो स्टॉक में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती है, हेटेरोसिस्ट संरचनाएं पाई जाती है। अपन बात कर रहे थे एनाबीना या एजोला, जिसमें भी है वो हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती थी। उसी प्रकार नो स्टॉक के अंदर भी है वो हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती है, जो नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन रहित वातावरण प्रदान करती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। और अपन बात करें तो इसमें पाई जाती है एकाइनाइट्स पाई जाती है। एकाइनेट्स बीजाणु पाए जाते हैं जो मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए मदद करती है नो स्टॉक को। क्वेश्चन आ सकता है एकाइनेट्स क्या होते हैं? तो अगर नो स्टॉक की बात करें तो इसमें मोटी भित्ति वाली प्रतिकूल परिस्थितियों में मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायक होती है। ऊपर अपन ने नो स्टॉक पढ़ा था, जो बीजाणु होते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु का निर्माण करते हैं और अनुकूल परिस्थिति आती है तो इनका क्या होता है, उसमें जनरेशन होता है, यानी कि उसमें अंकुरन होता है। अगला है सेल अरेंजमेंट, कोशिकाओं का क्रम। तंतु कॉलोनी में मुड़ सकते हैं या मोड़ खा सकते हैं। जो तंतु होते हैं ये कॉलोनी के अंदर है वो मुड़े हुए रहते हैं। अब अपन बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। तो पहली विशेषता है नत्रजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। जो हेटेरोसिस्ट संरचनाएं होती है ये नत्रजन फिक्सेशन में सहायक होते हैं, जिससे विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। और नत्रजन फिक्सेशन के कारण विभिन्न प्रकार के जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उन पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के अंदर मिट्टी की उर्वरता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला अपन बात करें सिम्बायोटिक एसोसिएट्स। सिम्बायोटिक एसोसिएट्स की बात करूं सहजीवी संबंध की, तो नो स्टॉक हॉर्नवर्ड्स, लीवनवर्ड्स और कुछ कवक जैसे लाइकेन के साथ में सहजीवी संबंध बनाता है। जो अपना नो स्टॉक होता है ये किसके साथ में? हॉर्नवर्ड्स के साथ में, हॉर्नवर्ड्स। उसके अलावा मैं बात करूं तो लीवरवर्ड्स, हॉर्नवर्ड्स, लीवरवर्ड्स या फिर लाइकेन। जो लाइकेन होते हैं उनके साथ में ये सहजीवी संबंध बनाते हैं। लाइकेन होता है वो कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। ये है वो सल्फर, जो सल्फर का प्रदूषण होता है उसका सूचक होता है। तो उनके साथ में नो स्टॉक है, मुख्य रूप से हॉर्नवर्ड्स, लीवरवर्ड्स और लाइकेन के साथ में सहजीवी संबंध बनाते हैं। नाइट्रोजन की उपलब्धता में सुधार करता है। उसकी अगर अपन बात करें वर्सेटिलिटी की बात करें, अपन विविधता की बात करें तो इसे मिट्टी, जल निकायों, यहाँ तक कि चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी पाया जाता है। यह है वो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, जल निकाय होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, और जो पर्यावरणीय परिस्थितियां वातावरण होता है उनके अंदर भी पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की अगर अपन दक्षता की बात करें, फोटोसिंथेसिस इफिशियंसी की बात करें, तो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके जैविक यौगिक बनाता है। ये है प्रकाश ऊर्जा होती है जो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके जैविक यौगिक बनाता है, कार्बन चक्र में योगदान करता है। ये हो गए अपने नो स्टॉक के बारे में। अगले अपना जो साइनोबैक्टीरियल है स्टूडेंट्स, वो है अपना हेपाइलोसाइफॉन। कौन सा है? हेपाइलोसाइफॉन। हेपाइलोसाइफॉन की मैं बात करूं तो ये फिलामेंट्स और कूट शाखाओं वाली संरचनाएं पाई जाती है। हेपाइलोसाइफॉन की मैं बात करूं तो हेपाइलोसाइफॉन के अंदर फिलामेंट्स यानी कि तंतु रूपी और कूट शाखाएं वाली संरचनाएं पाई जाती है। हेपाइलोसाइफॉन में कूट शाखाएं होती है जो फिलामेंट की कोशिकाओं के भिन्न होने के कारण बनती है। अगला है म्यूसिलेजिनेस। म्यूसिलेजिनेस आवरण की मैं बात करूं, म्यूसिलेजिनेस आवरण तो ट्राइकोम ढकता है। क्या करता है? जो म्यूसिलेजिनेस आवरण होता है यह ट्राइकोम को ढकता है तथा उसे चिपचिपा बनाता है, कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है और सतह से चिपकने में मदद करता है। कोशिका संरचना की बात करूं तो इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए थाइलेकोइड होते हैं। क्लासिकल हेटेरोसिस्ट की कमी के बावजूद यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। जो ये हेपाइलोसाइफॉन होता है, हेपाइलोसाइफॉन के अंदर हेटेरोसिस्ट की कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, हेटेरोसिस्ट संरचनाएं नहीं पाई जाती है। इसमें हेटेरोसिस्ट संरचना होती है वो हेटेरोसिस्ट संरचनाएं नहीं पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? क्लासिकल पाई जाती है, जिसके कारण है वो क्लासिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। क्लासिकल होता है वो हेटेरोसिस्ट की अनुपस्थिति के बावजूद भी यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगला यूनिक ब्रांचिंग की बात करूं मैं
तो झूठी शाखाएं पहचानने और पर्यावरणीय अनुकूल में मदद करती है। जो इनके अंदर यूनिक बात है कि जो झूठी शाखाएं होती है, सूडो ब्रांचेज होती है, तो सूडो ब्रांचेज ये पहचानने और पर्यावरणीय अनुकूल में सहायक होती है। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो अन्य साइनोबैक्टीरिया की तरह यह भी ऑक्सीजनेज प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? जो अन्य साइनोबैक्टीरिया होती है उसकी तरह यह भी ऑक्सीजनेज फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो ये अपन ने वो साइनोबैक्टीरियल के बारे में पढ़ लिया, जो अपने साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर है उनके बारे में। अगर मैं आप आवास की बात करूं तो हिप्पोफाइटस होते हैं, ये नम मिट्टी, मीठे पानी और अन्य स्थलीय पर्यावरणीय में पाई जाती है। नम मिट्टी के अंदर, उस मिट्टी के अंदर पाई जाएंगी जहां आर्द्रता अधिक है, मीठे पानी में पाए जाते हैं और अन्य जो स्थलीय है वो पर्यावरण के लिए अनुकूल है उनके अंदर पाए जाते हैं। तो अपन ने 11 चैप्टर पढ़ लिया। 11 चैप्टर के अंदर अपन ने मुख्य रूप से बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर की बात की। 12th चैप्टर के अंदर अपन मुख्य रूप से साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर की बात की। और अपन 13 जो अपना 13वां चैप्टर है इसके अंदर अपन है वो फंजल बायो फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे। सॉरी। जो अपना 13वां टॉपिक है यह है अपना स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजल बायो फर्टिलाइजर। जो कवकीय जैव उर्वरक होते हैं उनकी अपन बात करेंगे। कवकीय जैव उर्वरक में पहला है एएम माइकोराइजा। एएम माइकोराइजा की बात करूं तो इसका मतलब होता है अर्थ मस्क्यूलर माइकोराइजा। क्या होता है? अर्थ मस्क्यूलर माइकोराइजा। और दूसरा होता है वो होता है एक्टिनोमाइकोराइजा। अर्थ मस्क्यूलर माइकोराइजा और एक्टिनोमाइकोराइजा की है वो अपन 13 जो अपना 13वां चैप्टर है इसके अंदर बात करने वाले हैं। अगर मैं अर्थ एएम माइकोराइजा की बात करूं, अर्थ मस्क्यूलर माइकोराइजा की बात करें तो जो कवकीय जैव उर्वरक होते हैं ये प्राकृतिक उर्वरक है। कैसे है? कवकीय जैव उर्वरक नेचुरल बायो फर्टिलाइजर है जो कवक और पौधों के बीच में सहजीवी संबंधों का उपयोग करके पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। ये क्या करते हैं? पौधों और कवक होते हैं उनके बीच में सहजीवी संबंध बनाते हैं और सहजीवी संबंध बनाकर वो पोषक तत्वों का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। दो प्रमुख प्रकार से है वो फंजल जैव उर्वरक। आर्बस्कुलर माइकोराइजा जिसको अपन एएम माइकोराइजा भी बोलते हैं, आर्बस्कुलर माइकोराइजा, और अगला होता है वो होता है एक्टोमाइकोराइजा। जो दो प्रकार के जैव उर्वरक होते हैं, कवकीय जैव उर्वरक होते हैं जिसको अपन फंजल बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। तो फंजल बायो फर्टिलाइजर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, आर्बस्कुलर माइकोराइजा जिसको अपन एएम बोलते हैं और दूसरा होता है एक्टोमाइकोराइजा। अगर मैं आर्बस्कुलर माइकोराइजा की बात करूं स्टूडेंट्स, तो आर्बस्कुलर माइकोराइजा की जो डेफिनेशन है वो है कि आर्बस्कुलर माइकोराइजा में मिट्टी में कुछ कवक जैसे ग्लोमस, एस्क्यूलोस्पोर और अधिकांश स्थलीय पौधा जिसमें फसलें, घास और पेड़ शामिल होते हैं के बीच में सहजीवी संबंध बनाता है। आर्बस्कुलर माइकोराइजा होता है जो ग्लोमस या फिर एक्यूलोस्पोर होते हैं। ग्लोमस और एक्यूलोस्पोर जो कवक होता है उनका जो सहजीवी संबंध होता है वो किसके साथ में होता है? फसलों में घासखोर की जो फसलें हैं या पेड़ शामिल होते हैं उनके साथ में ये सहजीवी संबंध बनाने का कार्य करते हैं। अगर अपन इसकी संरचना की बात करें तो इसमें हाइफी होते हैं। हाइफी की मैं अगर बात करूं तो हाइफी किसको बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं अपन कवक तंतु को। किसको बोलते हैं? कवक के अंदर जो कवक तंतु होते हैं उन कवक तंतुओं को अपन हाइफी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? कवक के अंदर, कवक की संरचना में कवक तंतुओं को अपन हाइफी के नाम से जानते हैं। कवक तंतु जड़ के कॉर्टेक्स में प्रवेश करती है। क्या करती है? जो कवक तंतु होती है ये एक हाइफी नेटवर्क बनाते हैं। हाइफी का मतलब होता है बहुत सारे कवक तंतुओं का समूह होता है। मिट्टी में सीधे पौधे की जड़ों के अंदर है वो फैलता है। मिट्टी के अंदर पौधों की जड़ों के अंदर है वो फैलता है। कवक तंतु यानी कि हाइफी जड़ के कॉर्टेक्स में प्रवेश करती है लेकिन सहवनी ऊतकों में नहीं जाती है। जो जड़ का कॉर्टेक्स भाग होता है उसके अंदर प्रवेश करती है, लेकिन जो सहवनी ऊतक है पौधों के अंदर, सहवनी ऊतक की मैं बात करूं तो जाइलम और वह फ्लोएम होता है। क्या होता है? पौधों के अंदर जो सहवनी ऊतक होता है वो जाइलम और फ्लोएम होता है। इन सहवनी ऊतकों के अंदर प्रवेश नहीं करती है, केवल कॉर्टेक्स भाग होता है जो जड़ का बाहरी क्षेत्र होता है उसके अंदर है वो भाग प्रवेश करती है। अगला है अर्बोस्कुलर। अर्बोस्कुलर होता है वो जड़ की कॉर्टिकल कोशिकाओं के अंदर बने शाखा युक्त संरचनाएं होती है। जो जड़ का कॉर्टिकल भाग होता है वहां पर बनी हुई शाखा युक्त संरचना होती है जो पौधे और कवक के बीच में पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती है। क्या करती है? पौधा और जो कवक होता है उनके बीच में पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती है। अगला है वेसिकल्स। ये वेसिकल्स फूली हुई संरचनाएं होती है। क्या होती है?
फूली हुई संरचनाएं होती है जो पोषक तत्वों और लिपिड को संग्रहित करती है। वेसिकल्स होती है वो फूली हुई संरचनाएं होती है, पौधों की जड़ों में पाई जाती है। ये पोषक तत्वों और लिपिड्स का है वो संग्रहण करती है। यह जड़ की कोशिकाओं या मिट्टी में पाई जाती है। वेसिकल्स होती है यह जड़ की कोशिकाएं और मिट्टी के अंदर है वो पाई जाती है। उसके बाद में अगला अपना स्टूडेंट्स आता है, वो आता है एक्सट्रीडियल म्यूसिलियम यानी कि एक्स्ट्रा रेडिकल माइसिलियम। एक्स्ट्रा रेडिकल माइसिलियम की अपन बात करें तो यह मिट्टी में फैला हुआ एक विस्तृत हाइफल नेटवर्क है। मिट्टी के अंदर फैला हुआ एक विस्तृत रूप से हाइफल नेटवर्क होता है जो पानी और पोषक तत्वों विशेष रूप से फास्फोरस, जिंक और नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। अपन बात करते हैं इनकी विशेषताओं की, तो पहला आता है न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, पोषक तत्वों का आदान प्रदान। तो अर्बस्कुलर माइकोराइजा कवक फास्फोरस के अवशोषण में सुधार करते हैं। यह है जो फास्फोरस का अवशोषण होता है पौधे करते हैं, उनमें सुधार करते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये नाइट्रोजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अवशोषण को भी बढ़ाते हैं। जो नाइट्रोजन और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनके अवशोषण को भी बढ़ाते हैं। इनके अनुकूलता की अगर अपन बात करें, कॉम्पेटिबिलिटी की बात करें, तो अर्बस्कुलर माइकोराइजा कवक विभिन्न प्रकार के पौधों के साथ में संबंध बनाते हैं। अर्बस्कुलर माइकोराइजा कवक होते हैं ये विभिन्न प्रकार के पौधों के साथ में संबंध बनाते हैं, लेकिन परपोषी पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। ये है वो परपोषी पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर इनके संरचना की बात करें कि ये मिट्टी में सुधार किस प्रकार से करती है, सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की बात करें तो आईपी नेटवर्क मिट्टी के कणों को बांधते हैं। जो पौधों कवक का तंतु होता है आईपी होता है, यह मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रखने में सहायक होता है, जिससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और कटाव को रोका जाता है। मिट्टी का जो कटाव होता है वो आईपी संरचना के द्वारा कणों का आपस में बांधे रखने के कारण कम होता है, और स्ट्रक्चर होती है सोइल स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, सुधार होता है, इंप्रूवमेंट होता है। अब अपन बात करते हैं स्ट्रेस रेजिस्टेंस की। ये तनाव प्रतिरोध इस प्रकार से होते हैं। ये पौधों को सूखा, लवणता और रोगजनकों से बचाने में मदद करता है। पौधों को है वो सूखा, लवणता और रोगजनक होते हैं उनसे बचाने में मदद करते हैं। अगला अपना आता है एक्टिनोमाइकोराइजा। कौन सा आता है? एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा एक्टोमाइकोराइजा। अपन ने अर्बस्कुलर माइकोराइजा के बारे में बात कर लिए। अब अपन बात करेंगे एक्टोमाइकोराइजा की। एक्टोमाइकोराइजा की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो एक्टोमाइकोराइजा में कुछ कवक जैसे पाइसोलिथस, लेकेरिया और कुछ वृक्षों की जड़ें जैसे शंकुधारी वृक्ष और ओक हार्डवुड्स के बीच में वो सहजीवी संबंध पाए जाते हैं। उच्च कुल के जो माइकोराइजा पौधे होते हैं, उच्च कुल के पौधों के साथ में जो कुछ कवक होते हैं जैसे पाइसोलिथस, लेकेरिया कवकों के साथ में क्या होते हैं, सहजीवी संबंध होते हैं, उसको अपन एक्टोमाइकोराइजा के नाम से जानते हैं। इनके अगर अपन संरचना की बात करें तो इसमें हार्टिंग नेट पाई जाती है। क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स? इनकी संरचना में हार्टिंग नेट पाई जाती है। हार्टिंग नेट जड़ की कॉर्टिकल कोशिकाओं के बीच विकसित एक आईपी नेटवर्क है। जड़ की जो कॉर्टिकल कोशिकाएं होती है, रूट की जो कॉर्टिकल सेल्स होती है, उनके बीच में एक विकसित आईपी नेटवर्क होता है, यानी कि आईपी संरचना होती है जो बिना कोशिका में प्रवेश किए पोषक तत्वों को आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। यह बिना कोशिका के अंदर प्रवेश किए पौधों में पोषक तत्वों के आदान प्रदान में सहायक होता है। अगर अपन इसके मेंटल की बात करें तो जड़ की सतह को ढकने वाली एक धनी कवक की परत है जो सुरक्षा अवरोध को प्रदान करती है। अब अपन बात करते हैं इसे आगे, और अपन बात करें इसकी तो एक्स्ट्रा रेडियल माइकोराइजा माइसिलियम की अगर अपन बात करें, एक्स्ट्रा रेडियल माइसिलियम तो मिट्टी में फैला आईपी नेटवर्क जो नाइट्रोजन और फास्फोरस को अवशोषित करता है। ये क्या करता है? मिट्टी के अंदर फैला हुआ एक आईपी नेटवर्क होता है, यानी कि आईपी बोलते हैं अपन कवक तंतुओं को। कवक तंतुओं का फैला हुआ एक नेटवर्क होता है जो है वो नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के अवशोषण का कार्य करते हैं, और ये पौधों को प्रदान करते हैं। जो फास्फोरस और नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं ये पौधों को है वो प्रदान करते हैं, जिसको अपन एक्स्ट्रा रेडियल माइसिलियम बोलते हैं। इनकी बात करें तो ये परपोषी विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं? ये परपोषी विशिष्ट होते हैं। एक्टोमाइकोराइजा अर्बस्कुलर माइकोराइजा कवकों की तुलना में मेजबान पौधों को लेकर अधिक विशिष्ट होते हैं। यह मुख्यतः वृक्षों के साथ में सहजीवी संबंध बनाते हैं। जो एक्टोमाइकोराइजा होते हैं ये वृक्षों की जड़ों के साथ में सहजीवी संबंध बनाते हैं। नत्रजन और फास्फोरस का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? नत्रजन और फास्फोरस अवशोषण में सब होते हैं। रोगजनकों से सुरक्षा करते हैं, जैसे कवक की परत हार्टिंग नेट जड़ को रोगजनकों से बचाने के लिए अवरोधक का कार्य करती है।
अब अपन बात करते हैं कार्बन डिमांड की, कार्बन मांग की। अगर मैं कार्बन डिमांड की बात करूं, कार्बन मांग की बात करूं, तो एक्टोमाइकोराइजा कवक अपनी वृद्धि और प्रजनन के लिए पौधों द्वारा प्रदान किए गए कार्बन पर निर्भर रहता है। एक्टोमाइकोराइजा क्या करते हैं? एक्टोमाइकोराइजा कवक अपनी वृद्धि और विकास के लिए पौधों द्वारा प्रदान किया गया जो कार्बन होता है उस पर निर्भर रहता है। यह मुख्य रूप से किस किस में भूमिका निभाता है उसकी अपन बात करें तो ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भूमिका निभाता है। जो वन पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उसमें पोषक तत्वों के चक्रण और वन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। वन पारिस्थितिकी तंत्र की जो उपलब्धता है या जो स्थिरता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अपन बात करें तो साइनो बैक्टीरिया, जैसे साइनो बैक्टीरिया हो गया, एनाबीना, नो स्टॉक, उनके में भी है वो सहायक होता है। फिर अगर अपन विशेषता की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले अक्सर कॉलोनियां बनाते हैं। ये बीच में एजोटोबैक्टीरियम कहां से आ गए? ये अपन है वो इनको पढ़ लिया है। अब अपन बात करने वाले हैं अगला जो अपना 14 टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। जो 13वां टॉपिक था, 13 टॉपिक था, इसके अंदर अपन है मुख्य रूप से जो फंजल बायो फर्टिलाइजर थे उनके बारे में अपन ने बात की। इसमें दो मुख्य रूप से फंजल बायो फर्टिलाइजर थे, एक तो था अर्बस्कुलर माइकोराइजा और दूसरा था एक्टोमाइकोराइजा। इनके बारे में अपन ने बात की, इनकी विशेषताएं और संरचना की बात की। अब अपन बात करने वाले अपना लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की है वो अपन बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण की है वो अपन बात करेंगे। अगर मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करूं तो इसमें फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु है उनकी बात करेंगे, और जो सहजीवी जीवाणु है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं उनकी अपन बात करेंगे। मुक्त जीवी नाइट्रोजन और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अधिकांश जीवों के लिए अप्रयुक्त होती है। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है ये N2 होती है, यह जीवों के लिए अप्रयुक्त होती है। उनको अमोनिया NH3 से संबंधित नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि नाइट्रोजनेज या फिर अमोनियम आयन इनमें है अपन परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और अन्य महत्वपूर्ण जैविक अणुओं के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्य रूप से दो तरीकों से होता है, मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अपन बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का परिचय, इसमें अपन बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण अपने लिए क्यों आवश्यक है। इसके अगर अपन इंपॉर्टेंस की बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की तो नाइट्रोजन एमिनो एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए को अपन न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, उनकी कोशिकाओं में घटकों का एक अनिवार्य तत्व होता है। जो प्रोटीन होता है अपना, प्रोटीन है वो किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन है वो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। किसके अंदर किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। और एमिनो एसिड के निर्माण के लिए किसकी अपन को आवश्यकता रहती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है। तो अपना जो कोशिका शरीर है, अपना शरीर है, उस कोशिका के निर्माण के लिए है वो नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। वातावरण के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन सीधे इसका उपयोग नहीं कर सकते। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र की बात करें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन चक्र का पहला चरण है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण है यानी कि नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन है वो नाइट्रोजन चक्र का पहला क्रम है। उसके बाद में अगला आता है नाइट्रीकरण, आत्मसात, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रीकरण भी शामिल है। इनके द्वारा है उपयोग के लिए नाइट्रोजन की निरंतरता उपलब्धता सुनिश्चित होती है। अगला अपन बात करें एंजाइम आधारित प्रक्रिया, तो नाइट्रोजनेज नामक एंजाइम होता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है, ये नाइट्रोजन को NH3 में वो परिवर्तित करता है। नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करता है? अमोनिया में वो परिवर्तित करता है। नाइट्रोजनेज ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। इस कारण इस प्रक्रिया को अंजाम देने वाले जीवों को विशेष अनुकूल की आवश्यकता होती है। जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है ये ऑक्सीजन के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु है उनके लिए विशेष अनुकूल वातावरण की आवश्यकता रहती है।
फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो किस प्रकार से होता है। अब अपन पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्तरक वे जीव है जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य जीव के साथ में निकट संबंध बनाए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। जो मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरक होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी जीवों अन्य जीवों के साथ में निकट संबंध बनाए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यानी कि ये किसी के साथ में भी है सहजीवी संबंध नहीं बनाते हैं, बिना किसी संबंध के मुक्त रूप से ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। इसमें मुख्य रूप से एजोटोबैक्टर आता है। कौन सा आता है? एजोटोबैक्टर, क्लेस्ट्रोडियम, ये जीवाणु आते हैं। साइनोबैक्टीरिया वगैरह जीवाणु आते हैं। कल एजोटोबैक्टर की बात करूं तो ये मिट्टी में पाए जाने वाले वायवीय विषमपोषी जीवाणु होते हैं। कैसे होते हैं? मिट्टी में पाए जाने वाले वायवीय होते हैं। उसके अलावा बात करूं तो ये विषमपोषी होते हैं, विषमपोषी जीवाणु होते हैं। इनकी क्रियाविधि की बात करें तो एजोटोबैक्टर उच्च श्वसन दर का उपयोग करता है। एजोटोबैक्टर है वो उच्च श्वसन दर का उपयोग करता है, नाइट्रोजनेज की ऑक्सीजन से होने वाले नुकसान को बचाया जा सके। यह बहुशर्करा परत का निर्माण करता है जो आंतरिक रूप से कम ऑक्सीजन वातावरण बनाए रखता है। जो क्या करता है, ये जो एजोटोबैक्टर जीवाणु होते हैं, यह उच्च श्वसन दर को है वो उपयोग करता है, जिससे नाइट्रोजनेज एंजाइम को है कम से कम ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, और यह बहुशर्करा परत का निर्माण करता है जो आंतरिक रूप से कम ऑक्सीजन वातावरण को बनाए रखता है। लाभ की बात करें तो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाकर उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा में योगदान देता है। मिट्टी की उपलब्धता को बढ़ाते, नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाकर ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि करते हैं। अगला है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम जल भराव वाली मिट्टी और तलछट में पाए जाने वाले अवायवीय विषमपोषी बैक्टीरिया होते हैं। जो जल भराव वाली मृदा या जो तलछट मृदा होती है वहां पर अवायवीय जीवाणु होते हैं। कैसे होते हैं? जो क्लोस्ट्रीडियम होते हैं ये अवायवीय होते हैं, यानी कि ये इनके अंदर है अनोक्सी श्वसन होता है। ये ऑक्सीजन रहित वातावरण में पनपता है जहां नाइट्रोजनेज निष्क्रिय नहीं होता है। जैविक पदार्थों को तोड़ते हुए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान करता है। साइनोबैक्टीरिया की अपन बात करें तो साइनोबैक्टीरिया में एनाबीना नोस्टॉक आते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने वाले होते हैं। क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करने वाले होते हैं, कॉलोनी का निर्माण करते हैं। कुछ है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। क्रियाविधि की बात करें तो कुछ साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है जो नाइट्रोजनेज क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। अपन ने बात की थी कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर है वो हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती है जो नाइट्रोजनेज को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकते हैं। जलीय परिस्थिति, इनके अगर अपन बेनिफिट्स की बात करें तो ये जलीय परिस्थिति तंत्र में कुछ स्थलीय आवासों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान देते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात करें, पर्यावरणीय परिस्थितियों की, तो ये ऑक्सीजन का नियंत्रण करते हैं। मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्तरकों को नाइट्रोजनेज की सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन स्तर प्रतिबंधित करना होता है। नाइट्रोजनेज की सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन स्तर को प्रतिबंधित करना होता है। उच्च श्वसन दर, विशेष कोशिकाएं संरचना या प्रकाश संश्लेषण नाइट्रोजन स्थिरीकरण का समय अनुसार पृथक्करण उपयोग करता है। इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो उनके कंडीशन की बात करें तो इनमें उच्च श्वसन दर पाई जाती है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं संरचनाएं पाई जाती है, हेटेरोसिस्ट वगैरह जो नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकते हैं। उसके अलावा ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब बात करें अपन इनको एनर्जी रिक्वायरमेंट की, ऊर्जा की आवश्यकता है वो इनको कहाँ से प्राप्त होती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण ऊर्जा गहन प्रक्रिया है, इसके लिए एटीपी की आवश्यकता रहती है। किसकी आवश्यकता रहती है? एटीपी की आवश्यकता रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको अपन बोलते हैं। यह मुक्त जीवी जीव आमतौर पर ऊर्जा कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं। मुक्त जीवी जीव होते हैं जो ऊर्जा है वो कार्बनिक स्रोतों से वो प्राप्त करते हैं। अगला बात करें अपन इकोलॉजिकल रोल एंड एप्लीकेशन की बात करें अपन कि पारिस्थितिकी भूमिका और इनके क्या अनुप्रयोग है। तो ये मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं, नाइट्रोजन का स्तर बढ़ाते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्तर बढ़ाते हैं, जिससे रासायनिक उर्वरकों की क्या होती है अपन को आवश्यकता कम रहती है। उसके अलावा जलीय प्राणियों की बात करें तो ये पोषक तत्व तो गरीब जल में प्राथमिक उत्पादकता को बनाए रखते हैं। ओके, उसके अलावा अपन बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी की बात करें तो ये स्थायी कृषि और जैव उर्वरक उत्पादन को संभावित करते हैं। अब अगला है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अपन ने मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात कर ली। मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अपन ने साइनोबैक्टीरिया को पढ़ा। उसके अलावा मैं बात करूं
इन मुक्तजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं? तो इसमें साइनोबैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम है और एजोटोबैक्टर है। 3 जीवाणु है, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम और साइनोबैक्टीरियल जीवाणु होते हैं। ये मुक्तजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अब अपन बात करते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि जो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कौन कौन से जीवाणु है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें तो ये बैक्टीरिया और मेजबान पौधों के बीच में पारस्परिक लाभकारी संबंध शामिल होता है। क्या होता है इसमें? बैक्टीरिया और जो परपोषी पादप होते हैं उन मेजबान पौधों के बीच में सहजीवी संबंध होता है। यह संबंध आमतौर पर पौधों के लिए नाइट्रोजन उपलब्धता को बढ़ाता है और बैक्टीरिया के लिए संरक्षित वातावरण प्रदान करता है। मुख्य सहजीवी संबंध की बात करें तो इसमें आता है लेग्यूम राइजोबियम सहजीवी संबंध। लेग्यूमिनेसी कोलियां जो अपने दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों के साथ में राइजोबियम का है वो सहजीवी संबंध पाया जाता है। जैसे दालें हो गई, मटर, बीन्स के साथ में सहजीवी संबंध पाया जाता है। राइजोबियम प्रजातियां जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम, राइजोबियम मेलिलोटम, ऐसी जो अलग अलग प्रजातियां होती है वो दलहन कुल की फसलों के साथ में सहजीवी संबंध बनाते हैं। अगर इनके संक्रमण की प्रक्रिया की बात करें तो राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम पौधों की जड़ों के द्वारा छोड़े गए फ्लेवोनोइड्स की पहचानते हैं। क्या करते हैं? जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं ये लेग्यूमिनेसी जो कुल के पौधे होते हैं उनकी जड़ों के द्वारा एक तत्व का सेक्रेशन किया जाता है जिसको अपन फ्लेवोनोइड्स कहते हैं। जो फ्लेवोनोइड्स को पहचानते हैं जिससे जड़ ग्रंथियों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जो जड़ ग्रंथियां होती है उसका निर्माण होता है। अगर मैं बात करूं नूडल्स की बात करूं कि नूडल्स का निर्माण किस प्रकार से होता है, जड़ ग्रंथियों का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो पौधा विशेष संरचनाएं बनाता है जिन्हें जड़ ग्रंथियां कहते हैं, जहां बैक्टीरिया निवास करता है। पौधों की जड़ों के अंदर ग्रंथियां पाई जाती है जहां पर बैक्टीरिया वो निवास करता है। अब है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ग्रंथियों के अंदर बैक्टीरिया नाइट्रोजन को NH3 में बदलता है। जो N2 होती है इसको है वो अमोनिया में बदलता है, NH3 में है वो बदलता है, जिससे पौधा आत्मसात कर लेता है यानी कि ग्रहण कर लेता है। बदले में पौधा उसको कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है। सहजीवी जीवाणुओं की बात करें तो अगला आता है एक्टिनोराइजियल जो जीवाणु होते हैं, एक्टिनोराइजियल सहसंबंध। इसमें होस्ट प्लांट होते हैं वो गैर लेग्यूमिनेसी पौधे हो गए जैसे एल्नस प्रजातियां हो गई, बेबेरी और कुछ जो कैजुराइना वगैरह पौधे होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। फरेंकिया प्रजाति हो गई, ये राइजोबियम लेग्यूम के जैसे ही फरेंकिया परपोषी की जड़ों के साथ में ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और पोषक तत्वों का आदान प्रदान को बढ़ाते हैं। अगला है माइकोराइजियल संबंध की बात करें अपन तो इसमें होस्ट प्लांट होते हैं गैर लेग्यूम पौधे और माइकोराइजियल फंजाई होते हैं। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाने वाले बैक्टीरिया के साथ में जुड़ सकते हैं। माइकोराइजियल कहोगे सीधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करते हैं, वे पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाकर है वो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं। उसके बाद में अपन बात करें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सिम्बायोसिस, यानी कि जो सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो ग्रंथियों के अंदर संरक्षित ऑक्सीजन निषेध को रोकने के लिए लेग्यूम पौधों में हीमोग्लोबिन नामक है वो ऑक्सीजन बाध्यकारी प्रोटीन पाया जाता है। जो लेग्यूम पौधे होते हैं उनके अंदर लेग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो नाइट्रोजनेज एंजाइम को है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है। होस्ट बेनिफिट्स अगर इनके परपोषी लाभ देखें अपन तो ये अधिक नाइट्रोजन उपलब्धता के कारण बढ़ी हुई वृद्धि और उत्पादकता को वृद्धि होती है। नाइट्रोजन गरीब मिट्टी में पनपने में क्षमता प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन गरीब यानी कि ऐसी मृदा जिसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर भी है वो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे हैं वो आसानी से हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति और स्थिर वातावरण बनाए रखते हैं, पर्यावरणीय तनाव से सुरक्षित रखते हैं। फसल चक्रण में दालों का समावेश मिट्टी में नाइट्रोजन स्तर को स्वाभाविक रूप से वृद्धि करता है। मिट्टी में नाइट्रोजन को समृद्ध करने के लिए दालों का उपयोग है वो करना चाहिए। उसके अलावा अपन इनके आवास की बात करें तो ये संश्लेषित नाइट्रोजन उर्वरकों का अनुकूल विकल्प है। जो संश्लेषित नाइट्रोजन उर्वरकों का पर्यावरण के प्रति अनुकूल विकल्प है। तो आज की क्लास के अंदर अपन 11, 12, 13 और 14 टॉपिक है वो अपन ने 4 टॉपिकों की बात की थी। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता दीजिए और क्लास आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास के साथ में।
तब तक के लिए थैंक यू।